चेन्नई किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल जीत ली। रिकॉर्ड 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने आईपीएल फाइनल देखा, जिससे आईपीएल 2023 का फाइनल मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है डिजिटली। और ये हुआ किसकी वजह से? एक आदमी की वजह से, मुकेश धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया में लोग फ्री आईपीएल देखेंगे जियो सिनेमा पर। अब डिजिटल इंडिया देखेगा डिजिटल टाटा आईपीएल सिर्फ जियो सिनेमा पे। यही नहीं, कमेंट्री 12 भाषाओं में अवेलेबल थी। भोजपुरी, भैया कुछो कर सकेला बौरा गई, पंजाबी, बल्लेबाज लाते खुंजे, बंगाली, अरे भाई एतो गाचे और उड़िया। इतने सोफा जे इतने लोगों ने आईपीएल देखी जियो सिनेमा पर कि अब बॉलीवुड अपनी मूवीज जियो सिनेमा में रिलीज करने जा रहा है। शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी लॉन्च होएगी जियो सिनेमा पर। जियो सिनेमा की स्ट्रैटेजी की वजह से अब हॉटस्टार भी वर्ल्ड कप मैचेस फ्री में दिखाएगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी जो ओटीटी इंडस्ट्री के साथ हो रही है वो हमने पहले भी कहीं देखी थी, सिम कार्ड्स के साथ। जब जियो बहुत अच्छे ऑफर्स देने लग गया कंज्यूमर्स को डेटा पैकेजेस के लिए, जिस वजह से एयरटेल जैसी कंपनीज को भी ऐसा ही करना पड़ा। आपके आसपास कई चीजें होंगी जिस पर हाथ अंबानी जी का होगा, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि अंबानीज हमारी इकोनॉमी को इतना डोमिनेट करते कैसे हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को समझना। क्योंकि अब माने या फिर ना माने, इंडिया की इकोनॉमी का भविष्य बहुत हद तक मुकेश अंबानी के हाथ में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारी एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जो हम रिसर्च ड्रिवन वीडियोस करते हैं, इन वीडियोस को बनाने के लिए अब हम चैट जीपीटी यूज करने लगे हैं। चैट जीपीटी से कई बार हमने फीडबैक मांगा है कि हमारी स्क्रिप्ट एंगेजिंग है या फिर नहीं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मांगे हैं। अब ये जरूर है कि चैट जीपीटी परफेक्ट नहीं है, पर कम से कम हमें एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है। और ऐसी ही ट्रिक्स को आप भी सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ग्रोथ स्कूल एक 3 घंटे की पेड वर्कशॉप कर रहे हैं एआई और चैट जीपीटी पर, जिसको मेरे दोस्त वैभव होस्ट करेंगे। ये वर्कशॉप पहले 1000 सोच व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, बिल्कुल फ्री। इस वर्कशॉप से आप ये सीख पाएंगे कि आप चैट जीपीटी और एआई को यूज करके और एफिशिएंट कैसे हो सकते हो अपने कामों में। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फाउंडर हो, क्रिएटर हो या फिर एक जॉब करते हो, ये आप सबके लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। इसी वजह से अपने आप को अपस्किल करके आपको फायदा मिल सकता है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ग्रोथ स्कूल के कोर्सेज लिए हैं। ग्रोथ स्कूल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है, जिससे वो 3 से 6 महीने में अपने काम में बहुत एफिशिएंट हो जाए। ग्रोथ स्कूल हमेशा से आगे रही है अपने स्टूडेंट्स को नो कोड, वेब3 और चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी सिखाने में। कुणाल शाह, तन्मय भट्ट और सिक्वॉया जैसे वीसीज ने ग्रोथ स्कूल में इन्वेस्ट किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और याद रहे कि पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप फ्री होगी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब इंडिया को आजादी मिली, हम मोस्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। 1947 में इंडिया की 54% जीडीपी एग्रीकल्चर से थी, जबकि आज ये नंबर 17% है। कॉलोनियलिज्म की वजह से जहाँ अंग्रेज इंडस्ट्रियलाइज हो गया, पर इंडिया की इंडस्ट्रीज तहस नहस हो गई। नेहरू मानते थे कि भारत जैसे धार्मिक देश में बड़ी चुनौती उसे आधुनिक बनाने की है। इसके लिए जरूरी था योजनाबद्ध विकास। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इंडस्ट्रीज हमारे देश के मॉडर्न मंदिर होंगे, पर इनफैक्ट इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। प्राइवेट सेक्टर में टाटा, बिरलास और दालमियास की डोमिनेशन थी। इसी समय एक यंग आदमी गुजरात से यमन गया एक क्लर्क की नौकरी के लिए। गल्फ ऑफ एडन के पास उसने 8 सालों के लिए एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ काम किया। 1958 में वो वापस इंडिया आया अपने बिजनेस आइडिया के साथ, और उसने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। रिलायंस was founded as a startup. आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, धीरूभाई अंबानी। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था। वो इंडिया से मसाले मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। ये कई सालों तक चला, और उसके बाद धीरूभाई अंबानी को एक आइडिया आया कि वो एक्सपोर्ट से हटकर मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाहते हैं। इसीलिए 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स खोली, एक कंपनी जो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स बनाती। पर ये एक ऐसा समय था जब इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना अच्छा कर नहीं रही थी। कानपुर और मुंबई की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। क्यों? ये हुआ सरकारी पॉलिसी की वजह से। 1950 से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ सरकार की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जैसे लूम्स मशीनें होती हैं फैब्रिक्स को बनाने के लिए, और 1956 में सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी मिल नए लूम्स इंस्टॉल नहीं कर सकता अपनी कंपनी में, क्योंकि सरकार का मानना था कि अगर उन्होंने इजाजत दी तो ये फैक्ट्रीज पावर लूम लगाएंगी, ऐसी मशीनें जिसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी। और सरकार का डर था कि अगर ऐसा होगा
तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये वही लॉजिक है कि हमें कंप्यूटर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिनकी नौकरी टाइपराइटर पर निर्भर है वो क्या करेंगे। फिर 1965 और 1978 के बीच सरकार ने एक निर्णय लिया कि किसी भी फैक्ट्री का एक परसेंटेज आउटपुट खादी का होना चाहिए, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे। इसके अलावा सरकार ने प्राइस भी फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा किसी फैब्रिक का दाम मैक्सिमम कंट्रोल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सारे कपड़े आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हों। पर उल्टा इन्हीं पॉलिसीज की वजह से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बुरे हालातों में अंबानी जी भला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों घुसेंगे, क्योंकि उनके पास एक चालाक स्ट्रैटेजी थी। पहली चीज जो धीरूभाई ने सोची वो है कि वो कॉटन पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि सिंथेटिक टेक्सटाइल्स पर करेंगे। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स वो होते हैं जो एक केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो गया या फिर नायलॉन हो गया। इसके पीछे दो कारण थे। पहली चीज थी कि जो भी बेकार सरकारी पॉलिसीज थी वो कॉटन पर थी, इसलिए धीरूभाई कॉटन के साथ डील ही नहीं करना चाहते थे। और दूसरी चीज थी कि सिंथेटिक टेक्सटाइल्स कॉटन से ज्यादा सस्ते होते थे, क्योंकि कॉटन का दाम कई चीजों पर निर्भर करता था, जैसे किसान का कितना प्रोडक्शन रहा, इंडिया में बारिश हुई या फिर नहीं हुई। तो इन सारी चीजों की वजह से सिंथेटिक टेक्सटाइल की कॉस्ट कॉटन से कम होती। दूसरी तरकीब थी कि धीरूभाई ने इंडिया का लाइसेंसिंग सिस्टम अपनी एडवांटेज के लिए यूज किया। उस समय सरकार एक्सपोर्टर्स को एक लाइसेंस देती थी, इसको कहा जाता था रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस। अब ये लाइसेंस अंबानी ने कैसे यूज किया, उससे पहले हमें लाइसेंस का सिस्टम समझना होगा। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ बाहर से टी शर्ट्स खरीदते हैं और इंडिया में बेचते हैं। अब जब आप सस्ती टी शर्ट्स बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है सरकार को, क्योंकि उस समय हमारी सरकार इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहती थी ताकि वो इंडस्ट्रीज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करे। उन्होंने ये स्कीम निकाली। इस स्कीम में उन्होंने उन फैक्ट्रीज को रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस दिया जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी और बाहर एक्सपोर्ट करेंगी। इस रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस से ऐसी फैक्ट्रीज बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकती थी सस्ती कस्टम ड्यूटी पर एक कंडीशन थी कि उनको वो रॉ मटेरियल यूज करना होगा कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए और फिर उस चीज को बाहर एक्सपोर्ट करना होगा। पर धीरूभाई अंबानी ने इस लाइसेंस को यूज करके सस्ते रॉ मटेरियल इंपोर्ट तो कर दिए, पर उनको मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको वो इंडिया में ही बेचने लग गए। अब अगर कोई नॉर्मल बंदा ये करने की कोशिश करता तो उसको एक भारी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती, पर अंबानी ने अपना रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस यूज किया सस्ता इंपोर्ट करने के लिए और फिर इंडिया में बेचने के लिए, और फिर उसी माल को उन्होंने इंडिया में बेचा जो सरकारी रेगुलेशन के खिलाफ था। इसी वजह से कई दूसरी इंडियन कंपनीज ने धीरूभाई अंबानी की आलोचना करी कि वो सरकारी रूल्स को तोड़ रहे हैं। ऐसी ही स्ट्रैटेजीज यूज करके 1970s में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई इंडिया में। रिलायंस की सक्सेस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 में रिलायंस ने IPO किया, जिससे रिलायंस को पैसा बस कुछ इन्वेस्टर्स से ही नहीं बल्कि पब्लिक से भी मिले। और 1987 में तो उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप भी एडवर्टाइज किया। At Eden Gardens, Calcutta, and take your first World Cup. That is Australia's joy and England's. जिसकी वजह से उस क्रिकेट वर्ल्ड कप को कहा जाता है रिलायंस वर्ल्ड कप। इसी समय रिलायंस ने कई लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया पेट्रोकेमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब आप सोचोगे कि टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स क्यों? इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप में से शायद कुछ लोग को ना पता हो, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स यूज करती हैं। जैसे पॉलिएस्टर सबसे कॉमन सिंथेटिक फाइबर है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो बनता है PET से, जिसको बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल से। तो धीरूभाई ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करी उस चीज के लिए भी वो कई पेट्रोकेमिकल सप्लाईज पर निर्भर थे, पर उन्होंने सोचा कि वो किसी पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते, क्यों ना मैं खुद का पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट कर दूं जिससे मैं पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल कर पाऊं। और इसको कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका एक रीसेंट एग्जांपल आपने एप्पल में देखा होगा। कई सालों से एप्पल के प्रोडक्ट्स इंटेल की चिप्स यूज करते थे, पर अब वो खुद की चिप्स बनाने लग गए, जिससे वो पूरे प्रोसेस को ज्यादा अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं। पर उसके बाद एक बुरी खबर आई जब 1986 में धीरूभाई अंबानी एक हार्ट स्ट्रोक से गुजरे, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस का डे टू डे ख्याल नहीं रख पाए और जिम्मेदारी गई उनके दो बेटों को, मुकेश और अनिल। जिंदा रहने तक दोनों भाइयों ने काम किया एक साथ, पर 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तब सिचुएशन बदल गई। धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद दोनों भाई रिलायंस का ब्रांड नेम चाहते थे। धीरूभाई की डेथ के बाद रिलायंस की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई
और बोर्ड ने डिसाइड किया कि मुकेश अंबानी को अथॉरिटी मिलेगी और अनिल अंबानी को मुकेश को रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ दोनों भाइयों में लड़ाई स्टार्ट हुई। सितंबर 2004 तक दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। उनके परिवार के कई सदस्य इंक्लूडिंग माँ कोकिला बेन अंबानी ने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी। इसी वजह से 2005 में उन्होंने दोनों बेटों को कहा कि वो क्यों न पूरे बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड कर ले, ताकि कम से कम भाई लड़े ना एक दूसरे के साथ। और ऐसा ही हुआ। मुकेश अंबानी को मिला ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वही अनिल अंबानी को मिला रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम्स और रिलायंस कैपिटल। पर ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। 2009 में एक और प्रॉब्लम आई। समस्या ये थी कि जब 2005 में बिजनेस बटा था तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच में एक डील साइन हुई थी। मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में थी एक ऑयल एंड गैस कंपनी और अनिल की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड में थी एक पावर कंपनी। डील के हिसाब से मुकेश की ऑयल एंड गैस कंपनी अनिल की पावर कंपनी को गैस बेचेगी एक सस्ते दाम पर 2009 में पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली दियोरा ने ये डील कैंसिल कर दी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज अनिल अंबानी की गैस विवाद पर अपना जवाब पीएमओ को भेज दिया। क्यों? अब क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी सस्ते दामों पर गैस बेच रही थी अनिल की कंपनी को, सरकार का रॉयल्टी रेवेन्यू कम हो गया। इसलिए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने डील कैंसिल कर दी। पर अनिल अंबानी ने एक आरोप लगाया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और मुकेश अंबानी के बीच एक सीक्रेट डील है, क्योंकि इस डील को कैंसिल करने से सबसे ज्यादा नुकसान अनिल अंबानी को होता, जिनको अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता गैस खरीदने के लिए। 2009 में शेयर होल्डर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल अंबानी ने कहा कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हर ट्रिक यूज करने की कोशिश करी है ताकि वो उनकी पावर कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा कि ये मुद्दा जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया। अल्टीमेटली ये केस कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी के फेवर में डिसीजन दिया। इस सुप्रीम कोर्ट केस की वजह से दोनों भाइयों का बहुत ज्यादा समय और पैसा चले गया, जिसके बाद उनकी माँ कोकिला बेन ने एक निर्णय लिया दोनों भाइयों को कन्विंस करने का कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की बात भूल जाए और एक दूसरे के साथ काम करें। पर ये चीज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस चीज के लिए दोनों कंपनीज के बोर्ड्स को भी बात माननी होगी। और 2013 में एक ब्रेक थ्रू हुआ जिसने दोनों भाइयों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी, बल्कि कुछ हद तक इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। Let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio. कहानी बेसिकली ये थी। जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड IBSL का 96% शेयर खरीदा। Reliance Industries announced the acquisition of a majority stake in Infotel, the company which emerged as the only pan-India winner. क्यों? और IBSL अकेली कंपनी थी जिसको ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम मिला था सारे 22 जोन्स में हमारे देश के। 2013 में IBSL का नाम चेंज करके रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर दिया। उसी समय उनके भाई अनिल अंबानी की भी एक टेलीकॉम कंपनी थी, आरकॉम, जिसके पास 15 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स थे, हजारों किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क और हजारों टेलीकॉम टावर्स। तो अगर हम बस बिजनेस सेंस की बात करें, मुकेश अंबानी के पास 4G का लाइसेंस था जियो के लिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी के पास था। इसीलिए दोनों भाइयों ने एक डील साइन करी जहां मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को 1200 करोड़ रुपए देंगे उनका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूज करने के लिए जियो की 4G सर्विसेज के लिए। ये टेलीकॉम डील सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी 2005 से, जब दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ, और इसी ने शुरुआत करी रिलायंस के जियो प्रोजेक्ट की। Isha came back and said, "Dad, the internet in our house sucks." No, I said, this is absolutely the best internet, you don't know. तो एक कॉन्वर्सेशन एक बेटी और उनके पिताजी के बीच उसने स्टार्ट कर दी इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम वॉर, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL की जियो के खिलाफ। और आज 1 GB की कॉस्ट है 14 रुपए, जिसकी वजह से इंडिया में टेलीकॉम प्राइसेस कई देशों से सस्ते हैं। 2015 की 28 दिसंबर की तारीख पर, वही तारीख जब धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन होता है, तब जियो ने अपना ट्रायल लॉन्च किया, सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज के साथ। So finally, my dear Reliance family, let us celebrate the launch of Jio, the spirit of Dhirubhai. ये ट्रायल था चेक करने के लिए कि नेटवर्क में क्या खामियां हैं। फिर 2016 में 5 सितंबर को मुकेश अंबानी की 90 मिनट स्पीच के बाद जियो को पब्लिक के लिए लाइव किया गया। And the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone
absolutely free. अगर हम माने तो जियो तब दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप्स में से एक थी जहां इन्वेस्टमेंट हुई 1.5 लाख करोड़ की। ये इन्वेस्टमेंट करी थी मुकेश अंबानी के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा मुकेश अंबानी ने जियो पर लगाया। मुकेश अंबानी का मकसद क्या था? उनके शब्द में उनका मकसद था कि इंडिया में इंटरनेट कॉस्ट एक वड़ा पाव से भी ज्यादा सस्ती हो जाए। और जियो की मार्केटिंग अप्रोच बहुत सिंपल थी। वो कस्टमर्स को अक्वायर करना चाहते थे ये बोलकर कि जियो में डेटा और कॉलिंग फ्री होगी, Absolutely free. सितंबर से दिसंबर 2016 में जियो ने एक वेलकम ऑफर लॉन्च किया जहां हर चीज आपको फ्री दी जाएगी। यही ऑफर फिर मार्च 2017 तक भी एक्सटेंड कर दिया गया और उसको बुलाया गया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, फ्री एप्स, तो अब गिन के नहीं, खुल के जियो। मार्च के बाद कॉलिंग तो फ्री रहेगी पर डेटा के लिए आपको थोड़ा पैसा देना होगा। जो डेटा लोग महीने के लिए यूज करते थे फिर हर दिन वो डेटा यूज करने लग गए और जियो की ये स्ट्रैटेजी काम आई। अब सवाल ये पूछ रहे होंगे क्योंकि जियो ने अनिल अंबानी के आरकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया था, इसी वजह से वो पूरे देश में इतनी जल्दी फैल पाए। बस 2.5 साल के अंदर जियो को 30 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिल गए। इतने सब्सक्राइबर्स जीतने के लिए एयरटेल को 19 साल लगे थे। जियो की स्ट्रैटेजी से कई करंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुश नहीं थे और वो जियो को लेकर गए कोर्ट पर। जैसे एयरटेल ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि जियो सारी चीजें फ्री में दे रहा था, ये कंपटीशन के स्पिरिट के खिलाफ था। एयरटेल ने कहा कि जियो ने एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज करी जिससे वो पूरे कंपटीशन को हटा सकते हैं, पर कोर्ट ने एयरटेल की नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि जियो की तो कोई डोमिनेंट पोजीशन है ही नहीं इस मार्केट में, वो तो खुद नए हैं, तो वो कैसे कंपटीशन को हटा देंगे। और दूसरी बात, जियो ने तो दूसरी कंपनीज को नहीं रोका कि वो भी ऐसे ऑफर्स लेकर आए, तो जियो कुछ गलत थोड़ी कर रही है। पर ये एक उदाहरण था कि किस तरह दबाव पड़ रहा था इंडिया के टेलीकॉम प्रोवाइडर्स पर। एयरटेल को अपने ईस्ट अफ्रीका में कई ऑपरेशंस बंद करने पड़े और इंडिया में कई नॉन कोर ऑपरेशंस बंद करने पड़े ताकि वो अपने टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस कर सके। वही टेलीकॉम सेक्टर जहां वो जियो से हार रहे थे। और वोडाफोन पर भी ऐसे ही दबाव था। एयरटेल के बाद वोडाफोन सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर था इंडिया में, पर जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के बाद वोडाफोन को भी अपने 4G प्राइसेस 50% तक कम करने पड़े। आइडिया नेटवर्क को भी ऐसे ही करना पड़ा, पर वोडाफोन और आइडिया पर दबाव बढ़ता गया। इसी वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि वो मर्ज हो जाएंगे ताकि वो जियो के साथ compete कर पाए। कंपटीशन पर तो इम्पैक्ट पड़ा ही, पर उसके साथ साथ कंज्यूमर्स पर भी पड़ा। Today electronics has permeated just about every field. Industry, education, of course defense. There's no place where you do not have electronics. 1980s में राजीव गांधी ने एक कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बारे में सोचा था। उन्होंने कंप्यूटर्स को प्रमोट किया इंडिया में एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक डिजिटल इंडिया की बात करी। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया। और ये डिजिटल इंडिया खड़ा हो सका जियो की वजह से, जिसके बाद कई इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो और ओला उभर कर आए। चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न या फिर ऑल्ट बालाजी या फिर यूट्यूबर्स जैसे मेरी बात, ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि इंडियन कंज्यूमर अब डेटा के लिए पैसे दे सकता था। मैंने अपना चैनल 2018 में स्टार्ट किया था, उसी टाइम जब लाखों करोड़ों इंडियंस सडनली यूट्यूब पर आ रहे थे। और आज हम फेक न्यूज के बारे में बात करेंगे। आप में से कई लोग रिलायंस को जियो की वजह से जानते होंगे, पर रिलायंस की डोमिनेशन बस टेलीकॉम सेक्टर पर नहीं है बल्कि रिटेल सेक्टर में भी है। बिग बाजार आपको याद है? बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। पिछले साल आपने देखा होगा कि आपका लोकल बिग बाजार एक स्मार्ट बाजार में तब्दील हो गया था रिलायंस के लोगों के साथ। ये कैसे हुआ, इस चीज के लिए हमें समझनी होगी एक दूसरी लड़ाई अंबानी भाइयों के बीच में नहीं बल्कि अमेज़न और रिलायंस के बीच। बिग बाजार, FBB, इजी डे और हाइपर सिटी, ये सभी कंपनीज को ओन करती थी एक बड़ी कंपनी जिसका नाम था फ्यूचर रिटेल। पर उस समय फ्यूचर ग्रुप जो था, इसके नीचे कई कंपनी थी इंक्लूडिंग फ्यूचर रिटेल, वो बहुत कर्ज में था। इसी वजह से अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के होलसेल, रिटेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को खरीदा 24,700 करोड़ में। पर इस डील के पहले अमेज़न ने 49% स्टेक खरीदा था फ्यूचर कूपन्स पर, एक ऐसी कंपनी जिसके पास फ्यूचर रिटेल के 4.8% शेयर्स थे, जिसका मतलब था कि अमेज़न किसी भी दूसरी कंपनी को फ्यूचर रिटेल खरीदने से रोक सकती थी। और ऐसा ही हुआ, अमेज़न ने कोशिश करी कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल को
खरीद ना पाए। Amazon ने कई लीगल ऑप्शंस यूज करे, पर अल्टीमेटली इंडिया के कंपटीशन कमीशन ने डिसाइड किया कि Amazon और फ्यूचर कूपन्स की जो डील हुई थी दिसंबर 2021 में वो सही नहीं है। इसका मतलब था कि फ्यूचर रिटेल के मामले में रिलायंस ने Amazon को मात दे दी थी, जिसकी वजह से रिलायंस अब फ्यूचर रिटेल के 900 से ज्यादा स्टोर्स को कंट्रोल करती है। इस डोमिनेशन के पीछे रिलायंस रिटेल ने 3 स्ट्रैटेजीज यूज करी। पहली स्ट्रैटेजी जो रिलायंस ने यूज करी वो थी कि उन्होंने बहुत कम टाइम में कई कंपनीज खरीदी ताकि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। रिलायंस रिटेल अब इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है, जिनके 14,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने एक मल्टी मॉडल अप्रोच यूज करी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया जिससे वो कई कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते थे। जैसे अगर कोई कंज्यूमर को अफोर्डेबल ब्रांड चाहिए तो वो रिलायंस ट्रेंड्स में जा सकते हैं, और अगर किसी को महंगे ब्रांड चाहिए तो वो रिलायंस के मार्क्स एंड स्पेंसर के पास जा सकते हैं। तीसरी उनकी स्ट्रैटेजी है ऑफलाइन ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को मर्ज करना, जिसका ये मतलब है कि रिलायंस ने कई ई कॉमर्स ब्रांड्स तो लॉन्च करी हैं जिनको अब वो ऑफलाइन लेकर आ रहे हैं। जैसे रिलायंस की कंपनी है आजियो, जो एक ई कॉमर्स ब्रांड है और जिसका 15% मार्केट शेयर है फैशन ई कॉमर्स मार्केट में। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि टेलीकॉम और रिटेल मेन बिजनेस नहीं था रिलायंस का। पिछले साल रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। पर इससे रिलायंस का क्या लेना देना, मैं बताता हूँ। वॉर से पहले यूरोप भारी मात्रा में तेल खरीदता था रशिया से, पर वॉर के स्टार्ट होने के बाद यूक्रेन को सपोर्ट दिखाने के लिए यूरोप ने कहा कि वो तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगी। इसी वजह से रशिया दूसरे देशों की तलाश करने लगा जो उसका ऑयल खरीद पाएंगे, और यूरोप दूसरे देशों को ढूंढने लगा जो उनकी ऑयल की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी जगह इंडिया की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को सस्ते रेट्स पर इंपोर्ट करने लगा और रिफाइन करने लगा उनको पेट्रोल और डीजल के लिए। इसी रिफाइंड ऑयल को फिर इंडिया यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि टेक्निकली जब एक बार वो ऑयल को रिफाइन कर दिया जाता है तो वो अब रशियन नहीं है बल्कि वो इंडियन है। और इससे फायदा किसका हुआ? रिलायंस का। मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था कि इंडिया बिलियन प्रॉब्लम्स का देश नहीं है बल्कि बिलियन अपॉर्चुनिटीज का देश है, और रिलायंस ने दिखाया है कि हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये धीरूभाई अंबानी ने भी किया था जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तहस नहस हो गई थी, और मुकेश अंबानी ने किया यूक्रेन वॉर के बाद। ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन वॉर के पहले रिलायंस की रिफाइनरीज अच्छा नहीं कर रही थी। 2015 और 2020 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइसेस, जिसमें रिलायंस का रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, वो तिगना हो गया, और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस को जाता है। और रिलायंस अपनी डोमिनेशन बस ऑयल एंड गैस पर नहीं चाहती बल्कि नई एनर्जी फॉर्म्स पर भी चाहती है। इसी वजह से 2020 तक रिलायंस ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं ग्रीन एनर्जी पर, जैसे सोलर हो या फिर हाइड्रोजन। और इस इन्वेस्टमेंट में से 60,000 करोड़ जामनगर में 4 बड़ी फैक्ट्रीज बनाने में जाएंगे जो सोलर सेल्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम हो, रिटेल हो या फिर एनर्जी, इन सभी चीजों में रिलायंस का हाथ है। अब सवाल ये है कि क्या ये डोमिनेशन इंडिया के लिए अच्छी है? एक प्रॉब्लम जो रिलायंस से कई सालों से एसोसिएटेड है वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। सिंपल शब्दों में क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि कोई बिजनेस बस इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं है कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बल्कि वो सक्सेसफुल इसलिए भी है क्योंकि उनके सरकार के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से वो लॉज और रेगुलेशंस चेंज कर पाते हैं एडवांटेज उठाने के लिए। यही आलोचना धीरूभाई अंबानी की करी गई थी, और यही आलोचना कई लोग रिलायंस की करते हैं। इकोनॉमिस्ट के क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स के हिसाब से 65% क्रोनी कैपिटलिस्ट बस 4 देशों से आते हैं, जिसमें से एक इंडिया है। चाहे कोई भी सरकार पावर में आए, अंबानीज ने इंश्योर किया है कि उनका रिलेशनशिप उस सरकार के साथ अच्छा रहे। 2014 की बुक गैस वॉर्स में ये बताया गया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया गया ताकि अंबानीज को प्रेफरेंस मिले। ये भी आलोचना की गई कि 2016 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस, जो 12 दिन पहले ही रजिस्टर हुई थी, वो मोदी सरकार के साथ एक डील कर पाई राफेल फाइटर्स के लिए। कई लोगों ने ये भी बात करी है कि कैसे फेसबुक ने जियो में इसलिए इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक जानते हैं कि मुकेश अंबानी के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, और अगर कभी भी फेसबुक को सरकार की मदद आई तो वो रिलायंस की मदद ले सकते हैं उस चीज के लिए। अब आप पूछोगे कि इस क्रोनी कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम क्या है? सबका भला हो रहा है? सबका भला नहीं हो रहा। क्रोनी कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम ये आती है कि कंपटीशन परफेक्ट नहीं रहता। वो कंपनीज जिनके सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस है वो प्रोग्रेस कर पाती हैं, और वो कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स जिनके पास ऐसी एडवांटेजेस नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम भी है
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बस रिटेल कंपनीज नहीं खरीदी, उन्होंने कई मीडिया कंपनीज भी खरीदी है। 2012 में रिलायंस नेटवर्क टीवी 18 में इन्वेस्ट करने लग गया और 2014 तक रिलायंस ने पूरी तरह मैनेजरियल और एडिटोरियल कंट्रोल ले लिया नेटवर्क 18 ग्रुप का, जिसमें कई बड़े बड़े चैनल शामिल हैं, जैसे CNBC TV 18, CNN IBN और CNBC आवाज। नेटवर्क टीवी 18 की एक सब्सिडरी वाईकॉम 18 मीडिया के कई चैनल्स हैं, चाहे वो कलर्स हो, MTV हो और VH1। कई OTT प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा और वूट भी वाईकॉम 18 के ही हैं। और अब रिलायंस का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, रिलायंस एंटरटेनमेंट। 2021 में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल में 72 टीवी चैनल्स हैं, जिनको 80 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं। अब आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बिजनेस पर्सन इतने सारे चैनल्स खरीदता है। इसको समझने के लिए मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी इम्पोज करी थी, तब उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल जमा लिया था। अब कई इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस तो सरकार की आलोचना कर रहे थे, पर ऐसे कई पेपर्स थे जिनको नामी बिजनेसमैन ओन करते थे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, जिनके लीडर थे के बिरला, जो सरकार की आलोचना करने की बजाय उनकी प्रशंसा करने लग गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने इमरजेंसी के दौरान कई न्यूज छापी जहां वो इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते। जब इमरजेंसी हटाई गई और कई ऑपोजिशन लीडर्स जेल के बाहर आए, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने ऑपोजिशन लीडर्स के संघर्ष के बारे में इतनी बात ही नहीं करी, जिस वजह से LK अडवाणी ने कहा था कि व्हेन मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड बट इट क्रॉल्ड, कि जब मीडिया को झुकने के लिए बोला, सरकार के सामने झुकने की बजाय उन्होंने अपने घुटने ही टेक दिए। और यही प्रॉब्लम होती है जब मीडिया पर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल होता है, क्योंकि उन लोगों को सरकार की परमिशन बस एक अखबार के लिए नहीं चाहिए, उनको अपने ऑयल बिजनेस के लिए भी चाहिए, रिटेल बिजनेस के लिए भी चाहिए और टेलीकॉम बिजनेस के लिए। अगर वो सरकार की आलोचना करने लग गए तो सरकार उनको धमकी दे सकती है, हम तुम्हारे दूसरे लाइसेंसेस हटा लेंगे। इसी वजह से कोई भी बिजनेस पर्सन जो एक अखबार चलाता है, वो क्या सरकार की आलोचना कर पाएगा? पर कुछ लोग का बहुत अलग ओपिनियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और एनर्जी। बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या फिर अडानी हो, वो अपने बिजनेसेस को बनाने के साथ साथ हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा कर रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे जियो की वजह से हमारे देश की पूरी डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हुई है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन कंपनीज के पास ऐसे स्किल्स और एक्सपर्टीज हैं जो शायद दूसरी कंपनीज के पास नहीं है। कोरिया में भी कुछ कंपनीज ने ही उनकी पूरी इकोनॉमी चलाई है, जैसे सैमसंग। हमारे देश में कितनी ही कंपनीज हैं जो हमारे लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर एनर्जी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बना पाएंगे। इसी वजह से अंबानीज और अडानी जैसी कंपनीज हमारे देश के लिए जरूरी है और इन कंपनीज को कई लोग नेशनल चैंपियंस कहते हैं। ऐसी कंपनीज जिन पर हमारे देश की ग्रोथ डिपेंडेंट है। पर क्या इस डिपेंडेंस की वजह से हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को एक नुकसान पहुंचेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में। उनकी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पैसा और पॉलिटिकल पावर है। अब या तो वो पावर वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज आ सकता है, या फिर वो पावर हमारी डेमोक्रेसी दबाने के लिए। और इसी वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम ये रिकॉग्नाइज करें कि रिलायंस हमारे देश की एक नेशनल चैंपियन भी है, पर साथ ही साथ हमें इस कंपनी की आलोचना भी करनी चाहिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कि कई इंडियन स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाती हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना और ग्रोथ स्कूल की वर्कशॉप को भी चेक करना। AI और ChatGPT पर याद रहे, पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप फ्री है।